कहेंगे ये जो सफ़र रहा आपका प्रोफेसर के बाद एमएलए, कितना डिफरेंस देखते हैं आप? क्या फील करते हैं आप इस वक्त? इंटरेक्ट करते थे आपसे पहले भी, आपके साथ हमने इंटरेक्शन की थी बजट के बारे में, आपको याद होगा। तब भी कहीं ना कहीं वो झलकता था, आपकी जो बातों में झलकता था कि कहीं आप पॉलिटिक्स में जाएंगे। क्या था, पहले से ही था आपका ये रुझान? था आप 15 साल आपने भद्रवा कैंपस को दिया, भद्रवा में रहे। क्या असेंबली सेशंस जब शुरू होते हैं, क्या आप ये मुद्दा उठाएंगे कि भद्रवा को जो है फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी जो है वो दी जाए? ये जो इस वक्त जो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, उस पे क्या स्टैंड है बीजेपी का? क्या सही कर रही है गवर्नमेंट, या फिर इसको अपोज कर रहे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स, मैं हूं आपके साथ अबरार बट। इस वक्त मैं भद्रवा कैंपस में मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे होंगे, बखूबी सभी लोग इन्हें जानते हैं, एमएलए रामनगर डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी। जी हाँ, मैं सबसे पहले इंटरव्यू शुरू होने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने भद्रवा कैंपस में एज ए प्रोफेसर सर्व किया। काफ़ी साल जो है यहाँ पर बिताए भद्रवा के अंदर, और कैंपस में जो है सर्व किया, भद्रवा को कंट्रीब्यूट किया। और उसके बाद अचानक से हमने भी देखा, जो है अचानक से देखा कि एमएलए रामनगर जो है डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी बन गए, वहाँ से इलेक्ट हो गए। आज यहाँ पर इनका आना हुआ, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। कि उससे पहले जो है सर से पूछने की कोशिश करेंगे कि ये सफ़र जो है प्रोफेसर के बाद एमएलए का सफ़र किस तरह का रहा, और इस वक्त यहाँ पर आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं भदरवा एमएलए बनने के बाद, और इनसे जानने की कोशिश। सर, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू ब्रदर। सर, क्या कहेंगे ये जो सफ़र रहा आपका प्रोफेसर के बाद एमएलए, कितना डिफरेंस देखते हैं आप? क्या फील करते हैं आप इस वक्त? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि भदरवा इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली जिस कैंपस में मैंने आई टॉट हियर फॉर मोर देन 15 ईयर्स, वो बहुत अच्छा है। यहाँ के मेरे जो साथी थे, जो भी हमारे टीचिंग में, नॉन टीचिंग में, एंड इवन हमारे स्टूडेंट्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं। और यहाँ की जो फैकल्टी है बहुत अच्छा काम भी कर रही है कि इतने दूर दराज के एरिया में आप देखेंगे कि हर साल कई इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस इस कैंपस में होती हैं, और कैंपस के पास अपनी ज़मीन है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दिस कैंपस डिजर्व टू बी ए फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी। तो मैं लोगों से भी अर्ज करूंगा कि बहुत अच्छा असेट आपको यहाँ पे मिला है, इसकी बेहतरी के लिए आप भी काम करें, हम सब लोग मिलके काम करें। 2010 में मेरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई थी, और एज ए प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे काम किया। और जब हम मैनेजमेंट में काम करते हैं या एज ए प्रोफेसर, तो साइमल्टेनियसली हम हमारा जुड़ाव अपने लोगों से, या जैसे हम बोलते हैं पे बैक टू सोसाइटी, गोइंग बैक टू योर रूट्स, जो मेरी मतलब कि जन्मभूमि है रामनगर, तो वहाँ हम कंटिन्यूसली काम करते रहते थे। और इस बार आशीर्वाद हुआ भगवान का, और मुझे टिकट मिली और मैं जीत भी गया। तो ब्राज जी, मैं ये बताऊं कि मुझे यहाँ जाने के बाद ये लगता है कि जो साल मैंने एकेडमिक्स में दिए हैं वो मेरे लिए बड़ा यूज़फुल हो रहे हैं। जो हमने पढ़ा है, जो पढ़ाया है, बट दिस इज़ ए प्रैक्टिकल फील्ड। तो जो विजन हम लेके चलते हैं, जो विजन हमने लोगों के लिए काम करने हैं, उसको दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन इम्प्लीमेंट आवर विजन। और जैसे आपसे ही डिस्कशन हो रही थी कि कैसे हॉस्पिटल्स की हालत सुधारी जाए, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, और विशेष करके जो हमारे नौजवान लोग हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम टूरिज्म ड्रिवन इकॉनमी तो बोलते हैं, बट इवन मुझे लगता है 10% भी टूरिज्म पोटेंशियल हम आज तक यूज़ नहीं कर पाए हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क विच नीड टू बी डन इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड स्पेशली फॉर द प्रमोशन ऑफ लाइवलीहुड्स ऑफ द यंग जनरेशन, कि उनके लिए नए रोजगार कैसे बना सकें, इंडस्ट्रीज को कैसे यहाँ बुला सकें। इतना पोटेंशियल हमारे बच्चों में है। पहले भी मैं आपको रोकना चाहूंगा, पहले भी हम देखते थे, जब भी हम इंटरेक्ट करते थे आपसे, पहले भी आपके साथ हमने इंटरेक्शन की थी बजट के बारे में, आपको याद होगा। तब भी कहीं ना कहीं वो झलकता था, आपकी जो बातों में झलकता था कि कहीं आप पॉलिटिक्स में जाएंगे। क्या था, पहले से ही था आपका ये रुझान था, या फिर क्या आपके था, क्या लोगों को सर्व करे एज ए पॉलिटिशियन? देखिए, पब्लिक सर्विस की मेरे हमेशा ट्राई मैंने करी है। मतलब आई रोट यूपीएससी इन 2015-16,
बट यूपीएससी नहीं हुआ था। बट ये हमेशा था कि कैसे मैं यहाँ पे बैठ के भी अपने लोगों के लिए काम कर सकता हूँ, बच्चों के लिए काम कर सकता हूँ, और जो मुझे लूप होल्स कहीं लगते थे उनको कैसे प्लग करके हम जम्मू कश्मीर को आगे ले जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चों को आगे ले जा सकते हैं। तो वो एक इंस्टिंक्ट मन में था, और मुझे लगता है कि उसी पे आस्ता आस्ता चलते चलते आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि उसके लिए हम प्रैक्टिकली कुछ काम करना हमने शुरू किया है। सर मुझे बताइए, आप 15 साल आपने भद्रवा कैंपस को दिया, भद्रवा में रहे, क्या असेंबली सेशंस जब शुरू होते हैं क्या आप ये मुद्दा उठाएंगे कि भद्रवा को जो है फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी जो है वो दी जाए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने यहाँ पे किया है, क्योंकि इस कैंपस को लगभग 2006 में ये कैंपस एस्टेब्लिश हुआ, और 2008 में ये एक अपनी बिल्डिंग में अपनी ज़मीन पे ये शिफ्ट भी हुआ। और जो डेवलपमेंट इसकी आज तक 18-19 सालों में होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। और दिलीप परिहार जी जो यहाँ के स्थानीय एमएलए हैं, उनसे भी मेरी बार बार यही डिस्कशन होती है कि इस असेट को यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, उस पर लिए काम करना चाहिए। और उन्होंने भी हर असेंबली सेशन में उन्होंने बात की, उन्होंने एलजी से बात की, सीएम से बात की, इवन सेंटर मिनिस्टर जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी उनसे बात की। और साइमल्टेनियसली इस बार भी आपने असेंबली सेशन देखा होगा, मैंने यूनिवर्सिटी के कैंपसेस का मुद्दा उठाया। और आज भी जैसे भद्रवा कैंपस है, यहाँ पे परमानेंट डायरेक्टर की पोस्ट नहीं है। हमारे जो 7 ऑपरेशनल कैंपसेस हैं वहाँ पे कोई भी डायरेक्टर की पोस्ट नहीं है, प्रोफेसर की पोस्ट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट नहीं है। और इस सिचुएशन में आप बताइए कि बच्चे किससे पढ़ेंगे और कौन लोग उनको पढ़ाएंगे, और बच्चे यूनिवर्सिटी में पीजीज करने आते हैं, पीएचडीज करने आते हैं। तो वो जो कैंपसेस का एक मोटिव था, जो विजन था, वो सब नहीं हो रहा। लिहाजा कैंपसेस के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। और इस गवर्नमेंट को भी, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम जो जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं उनको हम एम्पावर करेंगे, वहां पे फैकल्टी भेजेंगे, तो मुझे लगता है इस गवर्नमेंट को नींद से जागना चाहिए। और युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है, और यूनिवर्सिटीज के एसेट्स हमारे पास हैं, तो उस पर इस गवर्नमेंट को उस पर काम करना चाहिए जल्दी से जल्दी। इस वक्त किस तरह का देखते हैं आप एज पॉलिटिशियन, एज ए पॉलिटिशियन एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी को? अब इस वक्त जो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं उस पर क्या स्टैंड है बीजेपी का? क्या सही कर रही है गवर्नमेंट, या फिर इसको अपोज कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बेसिकली मैं तो इसमें ये कहूँगा कि जैसे जब हम मैनिफेस्टो बनाते हैं, जब इलेक्शन से पहले हम लोगों के बीच जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ डूएबल है और कौन सी डूएबल नहीं है। हमें झूठे वादे लोगों के साथ नहीं करने चाहिए। जैसे इन्होंने बोला हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, हम आपको वन टाइम एमनेस्टी देंगे, तो वैसा कोई भी काम इस सरकार ने किया नहीं। क्योंकि अभी आप गाँव में जाएंगे, जिन लोगों के घर में एक एक लाइट है उनके भी बिल जो हैं 2-2 हज़ार पे आ रहे हैं। तो इस चीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और साइमल्टेनियसली जो जम्मू कश्मीर है, जहां इतनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे काम करने की जरूरत है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं, इस एनसी सरकार ने तो जम्मू कश्मीर में वैसा कुछ किया नहीं, बट सेंटर की एक स्कीम है सूर्य घर, मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना। ऐसा तो उसमें क्या है कि आपका जो बिल है वो नेगेटिव हो जाता है, आपको सब्सिडाइज रेट पे सोलर पैनल्स आपको लगाने। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि इस जो मोदी सरकार की स्कीम है उसका बेनिफिट उठाएं, आपके बिल्स भी कम हो जाएंगे, और आपका बिल उसमें जीरो भी आपका बिल हो सकता है अगर आपकी कंजप्शन कम है। तो ये जो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, या फिर जो ये इस पर क्या ओपोजिशन क्या करेगी, क्या इस पे कोई कदम उठाई? देखिए, ये एक ऐसी स्कीम है कि जहां हम जितने भी हमारे पावर लॉसेस थे उनको हम कम करें, हम लोगों को रैशनल कंजप्शन की तरफ मोटिवेट करें, ताकि जैसे आपने देखा कि अगर स्मार्ट मीटर हमारे हैं, जैसे दिल्ली में स्मार्ट मीटरिंग है, तो हम यूनिट्स के हिसाब से लोगों को फ्री भी कर सकते हैं, बट एक कंजप्शन लेवल के बाद आप उसको पेड मीटर बना सकते हो। तो इसके बड़े बेनिफिट्स भी हैं, मगर इसको प्रॉपरली रैशनली यूज करना चाहिए। और जिन लोगों के ज्यादा बिल्स आ रहे हैं, उस चीज को भी इस गवर्नमेंट ने उसका ध्यान लेना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर में हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, इस वक्त को हम भदरवा में है, यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं, रेफ़र होना पड़ता है, किसी को डोडा से जम्मू। इस पर किस तरह से जो है सेंटर इस वक्त बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सेंटर में भी है, और यहाँ पर आपके एमएलएज भी बहुत सारे हैं चुने हुए हैं, हमारे दलीप सिंह परिहार जी भी है आपके कलीग। तो क्या समझते हैं आप, किस तरह से मैनेज करना चाहिए इन सब चीज़ों को? देखिए, जैसे अभी यहाँ पे चुनी हुई सरकार है,
और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसका जो सारा इख्तियार है वो चुनी हुई सरकार के पास है, वो आप जानते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है, बार बार जैसे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की भी बात करता हूँ कि अभी आप एक तो फ्रेश रिक्रूटमेंट की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्केर सिटी ऑफ डॉक्टर्स, स्केर सिटी ऑफ टीचर्स, स्केर सिटी ऑफ लेक्चरर्स, स्केर सिटी ऑफ हेड मास्टर्स, स्केर सिटी ऑफ प्रिंसिपल्स थ्रू आउट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। जो डॉक्टर्स हैं, बड़े सारे डॉक्टर्स जो अर्बन एरियाज हैं उसमें बैठे हुए हैं, अभी भी इन्होंने मैन पावर को रैशनलाइज नहीं किया। हद तो इस लेवल की है कि कोई डॉक्टर मान लो भदरवा में है, हो सकता है वो डेपुटेशन करवा के जम्मू में बैठा हो, सैलरी वो भदरवा से विड्रॉ कर रहा हो। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दो केस हैं, हमने इनके ध्यान में भी लाया, मगर गवर्नमेंट की तस से मस नहीं होती, क्योंकि ये ज्यादातर जो मिनिस्टर हैं वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो भूल चुके हैं कि वो जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर हैं। तो भदरवा जो एसडीएच है वहां पे भी डॉक्टर्स चाहिए, और यहाँ और भी अन्य जो स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे काम नहीं हो रहा। तो जो कंसर्न एमएलए हैं मैं भी उनसे बात करूंगा, और साइमल्टेनियसली मुझे लगता है जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको इस चीज का ध्यान देना चाहिए। चलिए सर, लास्टली जानना चाहूँगा, आप भदरवा आपको यहाँ पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके लिए यहाँ पर अटेंड करने आए, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए कि क्या कुछ हुआ ये 2 दिन का जो। देखिए, कल भी हमारी इंटरेक्शन हुई, जितने भी बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, रशिया से लोग यहाँ जुड़े हैं, लगभग 15-20 स्टेट से लोग यहाँ पे आए हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, और साइंटिस्ट यहाँ पे आए हैं। और जो कॉन्फ्रेंस का मेन थीम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, मतलब कि जैसे हमारी इतनी फ्रेजाइल इकॉनमी है, कैसे इसको हम बचा सकते हैं। तो इसी दिशा में मैं आपको बोलूं कि जो हमारा सबसे ज़्यादा कंजप्शन होती है वो पेट्रोल डीजल की होती है, फॉसल फ्यूल की होती है। जब से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में आई है, आपने देखा होगा कि हमने कंजप्शन ऑफ फॉसल फ्यूल बड़े लेवल पे कम कर दी है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लाया, जहाँ की जो हाइड्रोजन है उसको एज ए फ्यूल यूज करेगा भारत आने वाले टाइम में। और ईवी रेवोल्यूशन तो आपके सामने है, मतलब कि 2014 से पहले ईवी व्हीकल्स हमने कभी देखी नहीं थी, बट आज लगभग 30% जो गाड़ियां हमारी वो ईवी हैं। टू व्हीलर्स तो मोस्टली लोग ईवी प्रेफर कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो सोलर मिशन है, इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, और फर्स्ट टाइम 100 कंट्रीज को रोप इन किया, और फर्स्ट टाइम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में, हरियाणा में बना। तो ऐसी बड़ी सारे इनिशिएटिव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर में लिए हैं, जिससे परिवर्तन हो रहा है। मैं आपको बताऊं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2026 जो हमारे टारगेट्स थे, वो बड़े सारे टारगेट्स हमने टारगेट शेड्यूल से पहले ही अचीव किए, मगर वहीं पे हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, इसमें डेवलपमेंट हो, ग्रीन डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। वही कल इन सब साइंटिस्ट, सब प्रोफेसर से भी बात हुई, और एक रिक्वेस्ट इनको मैंने की है कि वट एवर यू रिसर्च यू डू इन द यूनिवर्सिटीज, प्लीज लेट अस नो। उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमें मिलना चाहिए, ताकि उस पर हम पॉलिसीज बना सकें, हम कोई नए बिल्स ला सकें, ताकि हमारी जो वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसका बचाया भी जा सके और साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट भी हो।